राजनीति में कैसे आना हुआ और जेएमएम के साथ उसका किस्सा बताइए सर। हमारे एक पारिवारिक मित्र बड़े भाई जो अब नहीं है, स्वर्गीय हैं, बर्नार्ड किचिंगिया डीएसपी थे। उनके दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ बड़े निजी और पारिवारिक संबंध थे। उन्हीं के आवास पर गुरुजी से एक बार मुलाकात हुई। कल्पना जी का आना और वो मंच जब उन्होंने पहला कदम रखा राजनीति में तो उनके पीछे आप थे सर। कैसा महसूस हो रहा था सर जब हेमंत के अलावा मतलब वहाँ पे कल्पना ने वो पोजीशन संभाला? झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं गम में थे, दुख में थे। 20-25 हजार की उस भीड़ को जब वो संबोधित करने के लिए उठी, जब उनकी आवाज अचानक रुंधने लगी तो वो यहीं पर भाषण दे रही थी, उनके बगल में हम थे। आपके समक्ष में खड़ी हूँ। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर तो हमें ये लगा कि टोन डाउन हो रहा है। तो जैसे उनकी आवाज मध्यम होने लगी, हमने माइक संभाल कर नारा देना शुरू किया, अरे जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। आज मुझे वही ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। अरे जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। कुछ डिफरेंट कभी करने का मन होता है कि कुछ किताबें लिख लिए, कुछ ऐसा कर लिए जो आपको बताएं कि हिंदी में मेरी रीडिंग स्पीड लगभग 350 शब्द प्रति मिनट रही है। बाप रे बड़ी जोर से चर्चा है कल्पना जी के राज्यसभा जाने की, तो क्या वो अभी झारखंड की राजनीति में रहेंगे या वाकई में वो केंद्र शिफ्ट हो रहे हैं? मैंने भी सुना है, किसी के मन में आया कि कल्पना सोरेन राज्यसभा में अच्छी दिखेंगी इसलिए उनको भेज दो। क्या जेएमएम अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? कभी भी राजनीतिक संभावनाओं से, राजनीतिक चुनौतियों से जेएमएम कभी पीछे नहीं हुआ है। तो हेमंत सोरेन को किस नजरिए से देखते हैं और रघुवर दास को किस नजरिए? रघुवर दास के बारे में मेरे मन में बस एक ही भाव है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था, प्रशासक अच्छा था। हेमंत बाबू के साथ क्या है कि हेमंत बाबू को थोड़ा सा कठोर होना चाहिए था। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बंगाल में झाड़ मूढ़ी खाने वाले प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा ही भाजपा हो चुकी है। इस चुनाव ने सच में क्षेत्रीय क्षत्रप का मजबूत गढ़, प्रतिवाद की ऊंची आवाज, ममता बनर्जी का किला ढहा दिया। भारत का राजनीतिक नक्शा अगर आप देखेंगे तो 22 राज्यों में भगवा से गिरा एक हरा प्रदेश आपको दिखेगा। कलर कॉम्बिनेशन भी शानदार है, लेकिन फिलहाल राजनीतिक दूरियां हैं, कहीं कयासे हैं, कहीं अटकलें हैं। और इसी बीच हमारे साथ उसी क्षेत्रीय दल के एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जहां आज राजनीति में सब कुछ पा लेने की हड़बड़ी है, दल बदलकर, निष्ठा छोड़कर पावर और पोजीशन चाहिए, वहीं ये शख्स राजनीति की सीढ़ी सब्र, निष्ठा और संघर्ष के साथ सोपान दर सोपान चढ़ते गए। 3 दशकों से ज्यादा पार्टी में काम किया, वार्ड से लेकर जिला और राज्य की टीम के साथ संगठन को मजबूत करते रहे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के शिष्य बनकर राजनीति का कखरा सीखा, राजनीति का रिवाज और फिर मिजाज भांपने की कला भी सीखी। पार्टी में 2 पीढ़ियों के बीच काम किया, उनके साथ काम किया और हर पीढ़ी के आला कमान के साथ विश्वास का मजबूत रिश्ता बनाया। चुनाव की रणनीति में भी ये माहिर हैं और सरकार के अंदर राजनीति की गोटियां चलने का भी हुनर रखते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार और पार्टी में मजबूत स्तंभ, अहम फैसले के साझेदार। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झारखंड के शहरी विकास, पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जी के। तो लाउड एंड क्लियर पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं सुदिव्य कुमार सोनू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपके कैसे पॉडकास्ट के इस स्टूडियो में आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का अभिनंदन, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? और भाजपा का जो अभी बंगाल का चुनाव रहा, हालांकि असम में आपने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और जो सेंट्रिक है 22 राज्यों के बीच एक ग्रीन दिख रहा है, सर कैसा फील कर रहे हैं? भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद हिंदुस्तान में 1951-50 में संविधान के अंगीकार करने
और पहले चुनावों से शुरू हुई जो 52 का पहला चुनाव था। 52 से 67 तक के चुनाव में यह देश कांग्रेस के रंग में रंगा था। बाद में विभिन्न अन्य राजनीतिक दलों की विचारधाराओं ने अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग समय पर प्रभावित किया। लोकतंत्र जहां जनता को जनार्दन का दर्जा है, जनता ने लोकतंत्र में यह तय किया कि उनके शासक कौन होंगे, और विभिन्न कालखंडों में लोग आते गए जाते गए। वर्तमान दौर भी उसी का एक हिस्सा है। अगर किसी समय में कांग्रेस पैन इंडिया एक पार्टी हुआ करती थी और उसके सामने कोई पार्टी नहीं थी, तो समय के चक्र ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है। तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से कोई बहुत ऐसा अचंभित करने वाला कुछ नहीं है। लोकतंत्र है, भारत की जनता है, भावुक है, जिसके पीछे चलती है मजबूती से चलती है, चल रही। सर, आपने जिस तरह से कहा, लेकिन ये बार-बार हालाँकि कयासों का बाज़ार गर्म होता है। आपने पिछली बार भी कहा था कि जो हवा चल रहा है चलने दो। ये हर बार उठता है कि जेएमएम बीजेपी के साथ, और जो हरा अभी कलर दिख रहा है कुछ दिन में वो भी भगवा हो जाएगा। तो क्या लग रहा है सर, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, मेरा ये कहना है कि राजनीति में जो सिर्फ दिखता है वही सत्य नहीं होता है, लेकिन साथ में ये भी उतना ही तर्कपूर्ण है कि जो गॉसिप चलते हैं वो भी सत्य नहीं होते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक बड़ी सूक्ष्म रेखा है जो सत्य और असत्य का परिमार्जन करती है। उसको समझने के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है, और मुझको लगता है इन तमाम प्रयासों को, इन तमाम कयासों को समय की कसौटी पर कसा जाना चाहिए, और समय की कसौटी पर कसे जाने के बाद जो आउटकम आएगा वो तो जनता देखेगी। ये तो अभी हालिया इस पे बात हुई सर, लेकिन अगर हम आपके राजनीतिक सफ़र और आपके करियर को देखें, सबसे पहले तो एक नाम को लेके होता है सर, सुदीव्य कुमार सोनू। सोनू के पीछे का क्या है सर? मेरी माताजी 58 की ग्रेजुएट थी, और उस दौर की ग्रेजुएट थी जिस दौर में लड़कियां मिडिल स्कूल तक नहीं जाती थी। तो मेरा जो नाम उन्होंने रखा वो नाम रखा सुदिव्य। एकेडमिक नेम है, क्लासिकल नेम है, और मेरे नाम के हम नाम लोग शायद हिंदुस्तान में खोजकर आपको नहीं मिलेंगे। घर का पुकारू नाम सोनू था, तो सुदिव्य नाम को लोगों के जबान तक चढ़ाने में इस बात की बड़ी परेशानी थी। सुदिव्य को बार बार 3 बार उच्चारित करना पड़ता था, अंग्रेजी में स्पेल करके बताना पड़ता था। ये कहना पड़ता था कि दिव्य के आगे सु लगाओगे तो सुदिव्य होगा, लोग सुदीप बना देते थे। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में मेरा निकनाम ही मेरे साथ ज़्यादा अटैच हो गया, लोगों ने उसी नाम से करना शुरू कर दिया। एकेडमिक तो नेम सुदिव्य कुमार ही है। मेरे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, चाहे राजनीतिक तौर पर जो भी हैं, वो सुदिव्य कुमार हैं। लेकिन एक प्रचलन में, आम बोलचाल की भाषा में सोनू अटैच हो गया, जो आज तक। ये पहली बार पता चला होगा सबको। लगता था कि सोनू या तो होता है कि माँ का टाइटल या फादर का लोग लेके चलते हैं, तो उससे होगा। घरेलू नाम था, चूंकि उच्चारण आसान था सुदिव्य के बनिस्पत, तो लोगों ने सोनू कहना शुरू कर दिया, वो चीजें चली। सर, राजनीति में कैसे आना हुआ और जेएमएम के साथ, उसका किस्सा बताइए सर। क्या? ये किस्सा एक पॉडकास्ट में और मैं बता चुका हूँ। राजनीति में मेरा आना बिल्कुल पूर्व नियोजित नहीं था। मेरे पिताजी बिहार सरकार की नौकरी में थे, ट्रांसफरेबल जॉब था। तो अविभाजित बिहार के बहुतेरे जिलों में उनका पदस्थापन हुआ। जब थोड़ी समझ विकसित हुई, मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई भागलपुर से। भागलपुर में मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा दीक्षा मेरी हुई दुमका में। 1975 से लेकर 1980 तक मैं दुमका में माध्यमिक शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद मैट्रिक मैंने तिलैया, सैनिक स्कूल नहीं, वहाँ एक CH हाई स्कूल होता था, CH हाई स्कूल से तिलैया में बोलता हूँ तो लोग ये कूद के नतीजा निकाल लेते हैं कि मैं सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। नहीं, तो CH हाई स्कूल से मैट्रिक हुआ। उसके बाद फिर पूर्णिया चले गए, पूर्णिया में कॉलेज की पढ़ाई लिखाई हुई। वही दौर था 84-85 का वो दौर था जिस दौर में पूर्णिया में पदस्थापन था पिताजी का, और वहाँ के कॉलेज में हम पढ़ रहे थे। और झारखंड में अलग राज्य के आंदोलन की आंच बिहार के उन सुदूरवर्ती इलाकों में भी महसूस हो रही थी।
तो जब हमारे सहपाठियों को यह पता लगता था कि मैं मूल रूप से झारखंड का रहने वाला हूँ, तो कहीं न कहीं एक हास्य, विद्रूप, अपमान, उपहास के भाव आ जाते थे। है झारखंड लेगा, इस टाइप की चीज़ें। तो अवचेतन में ये चीज़ें बलवती होती चली गई कि कहीं न कहीं स्टेट डिप्राइव्ड है, कहीं न कहीं हमारे हक मारे जा रहे हैं। फिर मैं वापस झारखंड अपने मूल स्थान गिरिडीह लौट गया। तो अवचेतन में जो बातें थीं, उन बातों ने कहीं न कहीं इस बात के लिए प्रेरित किया कि राजनीतिक संगठन से जुड़ना चाहिए। तो राजनीतिक संगठन से जुड़ने के लिए कोई चयन नहीं था। हमारे एक पारिवारिक मित्र, बड़े भाई, जो अब नहीं है, स्वर्गीय हैं, यहीं हरमू के रहने वाले थे, बर्नाड किचिंगिया डीएसपी थे। उनके दिशम गुरु शिबू सोरेन के साथ बड़े निजी और पारिवारिक संबंध थे। उन्हीं के आवास पर गुरुजी से एक बार मुलाकात हुई। डीएसपी साहब ने मेरा परिचय कराया, ये फलाना है। तो गुरुजी ने पूछा घर कहाँ है, तो हमने बताया घर कहाँ है। बोले यहीं के रहने वाले हो? बोले जी। तब उसके बाद गुरुजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला कि तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे, सोच समझ रखने वाले लोग अगर अलग राज्य के आंदोलन में नहीं आते हैं तो अलग राज्य कैसे होगा। तो कहीं कोई सपना नहीं था, ना एमपी एमएलए बनने का सपना था, ना और कुछ मसला था, लेकिन स्टेटहुड की लड़ाई एक विषय था जो हमें लगता था कि हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहार में क्रश हो रहे हैं। अगर झारखंड को अपने निर्णय करने का अधिकार मिलेगा तो ये राज्य बेहतर करेगा, यहाँ के लोगों के लिए बेहतर होगा। तो स्टेटहुड की लड़ाई में हम लोग भी कूद गए। लंबा संघर्ष रहा, आंदोलनों का दौर रहा। जमीन स्तर के कार्यकर्ता से राजनीतिक जीवन शुरू किया। गुरुजनों का, गुरुजी का खास करके बड़ा अनुग्रह रहा कि उन्होंने बड़ा भरोसा भी किया और बड़ा स्नेह भी दिया। तो सफलता की सीढ़ियाँ भी चढ़ते चले गए। 2009 में पहला चुनाव गुरुजी ने लड़ाया। आंदोलन के पुराने मुकदमे थे, नॉमिनेशन के दूसरे दिन जेल जाना पड़ा। 9 दिन के बाद मैं जब जेल से आया तो मेरे पास 3 दिन प्रचार का बचा था। बड़ी दुर्गति हुई, 8,552 वोट आया और 20 सालों का पॉलिटिकल करियर हो चुका था। तो मन में बड़ी आत्मग्लानि थी कि इतने लंबे पॉलिटिकल करियर के बाद 8,552 वोट एक तरीके से तमाचा था। तो बड़ी गंभीरता से राजनीति छोड़ने के लिए सोच लिया था। लेकिन फिर परिस्थितियां प्रकारांतर में ऐसी बनी कि कंटिन्यूएशन होता रहा, चलते गए। आज जहाँ हैं वही चरैवेती का मसला है। धीरे धीरे चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए। गुरुजी के काफ़ी करीब थे सर आप। अगर हम हेमंत जी को देखें तो उनके बाद अगर पार्टी में या सबसे अहम परिवार में अगर आप परिवार का हिस्सा बन गए थे, चाहे उस आंदोलन के दौर को देखें या उसके बाद पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ी, उसमें उनका जाना आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत एक पिता तुल्य अभिभावक खोया। पिता की मृत्यु तो मेरी 2021 में हुई। उनको तो पिता तुल्य अभिभावक खोया। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी के नज़दीक और लोग नहीं रहे। कई एक लोग थे गुरुजी जिनको बहुत मानते थे, उसमें एक हम भी थे। और मेरा स्पष्ट ये मानना है कि गुरुजी के साथ संबंधों की यह डोर इतनी मजबूत सिर्फ इसलिए हुई थी कि ये संबंध ईमानदारी की जमीन पर थे। एक बहुचर्चित कुड़को और चिरुडी कांड, जिसमें गुरुजी को कोयला मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा था, वो कुड़को कांड मेरे गिरिडीह का था। उस समय मैं जिलाध्यक्ष हुआ करता था गिरिडीह जिले का। और गुरुजी के उस मुकदमे को ऑफिशियल पैरवीकार बन के हमने लड़ा और बाइज्जत बरी कराया हमने गुरुजी को। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक माइलस्टोन था, टर्निंग पॉइंट था। गुरुजी ने उस मुकदमे के दरमियान मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया, मेरी बातों को महसूस किया कि ये आदमी जितना होता है उतना ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता है या गलत नहीं बोलता। तो ये सब चीज़ें गुरुजी के साथ संबंधों को बहुत प्रगाढ़ बनाने में बड़ी कारगर हुई। सर, चिरुडी का आपने जिक्र किया तो गिरिडीह का एक और जिक्र आता है जब विनोद बिहारी महतो को वहाँ जेल में बंद किया गया था और वो दौर, और उसके बाद लालू यादव का वो कि झारखंड बनने नहीं देंगे, मेरे लाश पे बनेगा, वो आंदोलन कैसा था सर, और कैसे गुरुजी छिपते छिपाते वो आगे बढ़ते थे? विनोद बिहारी महतो के का जो कार्यकाल था उस समय हम लोग सक्रिय राजनीति में नहीं आए थे। मैं 89 में आया था।
विनोद बाबू को जब जेल में संसीमित किया गया था वो दौर पहले का था, हम्म, लेकिन उस दौर की कुछ यादें पुराने साथियों के माध्यम से, बातों के माध्यम से हम्म, हम लोगों ने सीखा था। उसी समय ये नारा बड़ा प्रचलित हुआ था हम्म, कि जेल का ताला टूटेगा, विनोद बाबू छूटेगा। हम्म, ये उस आंदोलन के की एक हम्म, बुनियादी गूंज थी। हम्म, अब दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि विनोद बाबू का समय या कुड़को कांड के मामले, हम्म, तो कुड़को कांड पीरटाड़ के एक कुड़को गांव में हुआ था। हम्म, घटना तो बड़ी लंबी है। हम्म, एक बकरा काट के खाने के सवाल पर ग्रामीणों ने गोलबंद होकर एक जन अदालत लगाकर निर्णय कर दिया था। हम्म, गुरुजी उस घटना में मौजूद नहीं थे, हम्म, लेकिन चूंकि इस क्षेत्र के बड़े आंदोलनकारी नेता थे तो पुलिस ने उनका भी नाम डाल दिया, जिसका प्रकारांतर में ये चीजें हुई। हम्म, आंदोलन के दौर जो थे, उस दौर में गुरुजी का छिपना, पुलिस से बचना, ये तो बहुत लंबा चला। हम्म, हम लोगों के समय आते आते जब हम राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हुए, हम्म, उस दौर तक गुरुजी स्थापित जननेता बन चुके थे और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम्म, उनका पोजीशनिंग हो चुका था। 85 से पहले वो दौर था जब गुरुजी पर विभिन्न मुकदमे मामले थे, हम्म, खास करके जिनका जिक्र अभी हमने किया 19 बर्नड किचिंगिया साहब का। हम्म, तो 1972 में 1972 में वो टुंडी में दरोगा के तौर पर पदस्थापित थे और उस समय दिसमगुरु शिबू सोरेन का महाजनी और के खिलाफ आंदोलन धनकटनी का चल रहा था हम्म, और 100 से ज्यादा मुकदमे थे। एक सक्सेना साहब, हम्म, केबी सक्सेना शायद, केबी मैं सक्सेना, केबी सक्सेना का ही जिक्र हाँ होता है हाँ, सर। केबी सक्सेना साहब डीसी हुआ करते थे धनबाद के हम्म, और उन्होंने ही गुरुजी को मुख्यधारा में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम्म, भूमिका का निर्वहन किया था। हम्म, और प्रत्यक्ष तौर पर तो केबी सक्सेना साहब का जिक्र आता है, लेकिन परोक्ष तौर पर मेरे जैसे लोग ये जानते हैं कि उसमें बर्नड किचिंगिया का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। बर्नड किचिंगिया ने हर तरीके से गुरुजी को कन्विंस भी किया था और फैसिलिटेट भी किया था कि आप मुख्यधारा में आ जाएं। गुरुजी आए, उसके बाद शैलेंद्र तो दा बात ही। की जो किताब है सर, उसमें है जिक्र इनका, बर्नड किचिंगिया का जिक्र है कि उन्होंने किस तरह से उनको मुख्य धारा में आना किया। सर एक वाकया और होता है, जब वो 85 के पहले का दौर था गुरुजी का, तो वो जंगलों में छिपे थे, उनके पास खाना नहीं पहुंचता था, तो पेड़ के पत्ते और वो कोयल की आवाज़ निकालना या फिर वो आवाज़ निकालना जानवरों का, जिससे कि ग्रामीण ये समझ पाए कि गुरुजी है, इनको कुछ कुछ पहुंचाना है। वो वाकया क्या था सर, कि वाकई में ऐसे चीज़ें थी कि वो नहीं निकल पा रहे थे? भोजन तो कठिन था उस दौर में, भोजन तो कठिन था। पुलिस की दबिश और बाकी चीज़ों के चलते बहुत ओपनली मूवमेंट भी नहीं था गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी के पूरे आंदोलन के जीवन काल को अगर आप देखते हैं तो उनको वैसे मुकदमों मामलों में नामित किया गया जिसमें वो थे भी नहीं। लेकिन तब एक चीज़ था कि कम्युनिकेशन के स्किल गुरुजी के पास बहुत लाजवाब थे। कम्युनिकेशन स्किल की बात अगर हम कहें तो अपने वक्तव्यों से लोगों को प्रभावित करने की उनके पास अभूतपूर्व क्षमता थी और कुछ चीज़ों को उन्होंने विकसित किया था। जैसे वो टुंडा तमाक बोलते हैं, वो मांदर और उल्की जो बचता है संथाली समाज में, तो उसकी रिदम जो होती है, उस रिदम से कम्युनिकेशंस भी हो सकते थे। सखुआ का पत्ता, ये एक कम्युनिकेशन का सिस्टम होता था। तो ये बहुत दौर हुआ है गुरुजी के साथ कि जब उनको भोजन नहीं मिला या भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, तो सामान्य तौर पर ग्रामीण इलाकों में जो लपसी मिला, जो मड़ुआ मिला, जो भात मिला, वही खाकर उन्होंने जीवन गुजारा। ऐसा भी हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कभी किसी मार्मिक समय में गुरुजी के मुंह से एक बात निकली थी जो मुझको आज तक याद है, वो उनके जीवन के मार्मिक क्षण थे। दुर्गा बाबू के जन्म के बाद गुरुजी के संघर्ष का चरम दौर था। उन्होंने एक बार कहा था कि जानते हो, दुर्गा को चाची दूध नहीं दे पाती थी तो आटा घोल के पिलाती थी। ये बात गुरुजी ने कही थी। दूध की जगह पे आटा घोल? आटा सादा होता था, तो उसको दुर्गा को ये महसूस हो, दुर्गा को, कि वो दूध पी रहे हैं और वो देने का सामर्थ्य नहीं था, तो आटा घोल के पिलाती थी। ये बात गुरुजी ने कही थी। तो हम इस बात में कतई अतिशयोक्ति भी नहीं मानते हैं, मानते हैं कि सच्चाई थी और ये अभावों का चरम था कि उस आदमी ने संघर्ष में क्या अभाव झेले थे, उसका ये चरम था।
इसलिए दुर्गा को बड़ा पसंद, माने दिल से वो मानते थे। उनके मन में कहीं ये भाव रहता था कि दुर्गा को जो उसका मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। दुर्गा को वो नहीं मिला। इसलिए आप पूरे जीवन काल में दुर्गा को बहुत ज़्यादा वो मानते भी थे और बड़ा प्रोटेक्ट भी करते थे। उनके ऐसा लोग बताते भी हैं सर कि उनके जाने के बाद मतलब गुरुजी एकदम शांत और टूट गए थे, मतलब एकदम संभले। दो घटनाएं गुरुजी के जीवन काल का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दौर था। हम्म, तमाड़ का चुनाव चल रहा था। हम्म, तमाड़ के चुनाव में गुरुजी अपनी इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। परिस्थितियां ये बनी थी। हम्म, अब चूंकि राजनीतिक पात्र हैं और राजनीतिक पात्र आज के समय में मौजूद हैं, तो किन्हीं का नाम लेना उनकी हम्म, मानहानि होगी और हम ये कतई नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अभिमन्यु के जैसा गुरुजी को उस राजनीतिक चक्रव्यूह में भेज दिया गया था। और सबसे मजे की बात है कि गुरुजी इस बात को जानते थे। हम नॉमिनेशन के 5 दिनों के बाद आए तो उस समय जो मुख्यमंत्री आवाज जिसमें रघुवर दास जी रहे, उसी में गुरुजी थे। वहां पर जब चर्चा हुई तो उन्होंने हमको बोला कि तुम देरी से आया बेटा। तो हम बोले नॉमिनेशन में नहीं आए कि इसलिए चुनाव तक तो रहना ही था, तो 4-5 दिन के बाद अब आए हैं, अब रह जाएंगे। तो हमको पलट के वो बोले कि बेटा तमाड़ में नेता लोग बहुत कठिन है, संभल के रहना। हमको ये मालूम था। तो गुरुजी के कार्यक्रमों का एक्सपेंडिचर वगैरह हम ही लिखते थे, उनका वो हम ही कर रहे थे। तो उस समय नोकिया का एक ठो फोन आया था जिसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होते थे, वो फ्लिप वाला फोन, वो फोन मेरे पास था। तो गुरुजी का हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के लिए हम लोग क्या करते थे कि मोटरसाइकिल से आगे चले गए, जहां उतारना है वहां से वो कोऑर्डिनेट्स बुक करके एसएमएस करके पायलट को दे दिया, तो उस कोऑर्डिनेट्स पर उतरना आसान होता था। तो तमाड़ के चुनाव में उसी क्रम में पुंडीदिरी हम चले गए। पुंडीदिरी एक ऐसी जगह थी जहां पर एक डीएसपी की हत्या हुई थी कुंदन पान के द्वारा, और कुंदन पान के घर से 4 किलोमीटर दूर था। गुरुजी ने हमको सभा में देखा तो बोले अरे तुम यहाँ क्या कर रहा है? बोले नहीं आपका कार्यक्रम कराने के लिए आए थे। तो गुरुजी कितना केयरिंग थे। बोले तुम चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ हेलीकॉप्टर में चलो, ये जगह ठीक नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं, हम तो बाइक लेके आए हैं और एक स्थानीय कार्यकर्ता भी मेरे साथ था, वो है, उसको हम छोड़ के कैसे जाएंगे? बोला तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे बड़ा केयरिंग, एक अभिभावक की भूमिका उनकी रहती थी। तमाड़ का चुनाव हारना गुरुजी के जीवन का सबसे एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू था। उसके जैसा अजय व्यक्ति चुनाव हारा, और चुनाव हारने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, और उसके कुछ ही दिनों के बाद दुर्गा का देहांत हुआ। इन 2 चीजों ने गुरुजी के कैरियर में, पॉलिटिकल कैरियर बोलिए या जीवन को बोलिए, डाउनफॉल की तरफ शुरू कर दिया। जो शिबू सोरेन अपनी चरम स्मरण शक्ति के लिए जाने जाते थे, जो भीड़ में से किसी आदमी का नाम लेके बुला देते थे, और हम लोग इस बात के लिए चमत्कृत होते थे कैसे इसको नाम यानी को याद रहता है। उनकी याददाश्त धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई, और वो तमाड़ का चुनाव ही गुरुजी के राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जहां से डिटोरेशन शुरू हुआ। और हम लोगों ने तो देखा, चूंकि जवानी भी उनका देखा था, उनका चरम भी हम लोगों ने देखा था, उनके उस अंदर की आग को देखा था, जज्बे को देखा था, लड़ने की ताकत को देखा था, और बाद में ये देखा कि धीरे धीरे करके उनको पुरानी बातें और पुराने लोग तो याद थे, लेकिन कल का याद नहीं रहता था। हम लोग जाते थे तो पहचान लेते थे, लेकिन कोई आदमी नया अगर मिला है तो गुरुजी इसको नहीं पहचान पाते थे, नहीं उसको याद कर पाते थे। तो तमाड़ चुनाव और दुर्गा का देहांत, ये 2 चीज़ें गुरुजी के जीवन की बड़ी नुकसानदेह चीज़ें रहीं। और हम लोगों ने एक ऐसे नेता को खोया जिस नेता के बारे में किस्से कहानियां हैं, दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है, और हमें कहीं ना कहीं अंदर से असालता भी है कि हमारे जैसे बहुतेरे लोग हैं जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, और हर के पास अपनी अपनी कहानियां हैं। आपने सोचा है क्या सर किसी शब्दों में पिरोएं, कभी किताब लिखें गुरुजी पे? हाँ, किताब लिखने की इच्छा तो जरूर है मन में, जरूर है, लेकिन अब ये समय कब आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। पढ़ाई लिखाई का शौक भी रहा, पढ़ने की इच्छा और आदत भी रही, लेकिन व्यस्तता में अब समय नहीं मिलता है। सर दिसोम गुरु शिबू सोरेन का वो जेएमएम और आज हेमंत सोरेन का जेएमएम, मतलब पार्टी में बदलाव देखते हैं? अभी कैसी है पार्टी का, वो कितनी बदली है पार्टी?
झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्रांसफॉर्मेशन का जो सवाल आपने उठाया, हम्म, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गजब का हुआ। हम्म, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस विचारधारा से ओरिजिनेट किया, हम्म, उस विचारधारा का शुरुआती नाम था सोनोत संथाल समाज। हम्म, सोनोत संथाल समाज 70 के दशक में, हम्म, 70, 71, 72 से पहले की बात हम करें तो हम्म, अ, टुंडी के मनियाडी में गुरुजी ने जो अपना आश्रम बनाया था, जो कम्यून पर आधारित था, हम्म, जिसमें सामूहिक खेती थी, सामूहिक संपत्ति थी, हम्म, उस कम्यून पर आधारित उस आश्रम से गुरुजी ने एक सामाजिक संगठन की परिकल्पना की और उसको शुरू किया था। वो था सोनोत संथाल समाज। हम्म, सोनोत संथाल समाज हम्म, के गठन के उपरांत विनोद बिहारी महतो ने राजनीतिक संभावनाओं को समझा। हम्म, गुरुजी उनको बाबू बोलते थे, हम लोग भी बाबू ही बोलते थे। हम्म, वो विनोद बाबू एक शिवाजी समाज चलाते थे। हम्म, शिवाजी समाज और सोनोत संथाल समाज के मर्जर के बाद 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। उस दौर में झारखंड मुक्ति मोर्चा को महतो माझी की पार्टी कहा जाता था और ये स्टिग्मा बड़े लंबे समय तक चला। हम लोग भी जब राजनीति में सक्रिय हुए तो हमारा भी फांस उड़ाने वाले लोग ये कहते थे कि दखी दखी मंझिया पार्टी में चल गलो, इस टाइप की बातें होती थी। गुरुजी के दौर में गुरुजी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से समझा था कि सिर्फ महतो माझी को जोड़कर आंदोलन को सफल नहीं किया जा सकता है। गुरुजी ने इसके आधार क्षेत्र का विस्तार किया, प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया और झारखंड की मूलवासी जातियों को इस अलग राज्य के आंदोलन में शामिल किया। तब जाकर इसका प्रभाव व्यापक हुआ, जिसकी चरम परिणति आपने देखा कि 15 नवंबर 2000 को यह राज्य अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को राज्य के अलग होने के बाद बुनियादी तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अचानक एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से बनी थी। हमारा जो मूल उद्देश्य था वो झारखंड को मुक्त कराना था, और जब झारखंड को मुक्त कराना मूल उद्देश्य था तो आंदोलन हमारा धर्म था, कर्तव्य था। हम सरकारों के खिलाफ, सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बने थे। 15 नवंबर 2000 के बाद जब राज्य अलग हो गया तो हमारी भूमिका परिवर्तित हो गई। अब आंदोलन का दौर बचा नहीं था। अब सवाल था कि नागरिक सुविधाओं के लिए, जन सुविधाओं के लिए आंदोलन। तो 2-3 साल, 4 साल ये ट्रांजिशन फेज में गुजर गया कि हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि अब हम करें क्या। हम तो भाई आर्थिक नाकेबंदी और बंदी के लिए बने थे। हम तो अलग राज्य के मुद्दे पर सड़क जाम करने के लिए बने थे। हम तो अलग राज्य के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नींद खोलने के लिए बने थे। और जब वो उद्देश्य ही खत्म हो गए तो पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। 2-3-4 सालों के बाद संगठन ने इसको रियलाइज किया और उसके बाद जन मुद्दों पर आधारित राजनीति की शुरुआत हुई। उस दौर में जन मुद्दों पर आधारित राजनीति की शुरुआत में हम लोगों ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया। हम मुक्ति के आंदोलन से निकलकर राजनीतिक तौर पर जन मुद्दों के आंदोलन पर आ गए। पार्टी चुनाव लड़ती रही, परिणाम अच्छे बुरे आते रहे, स्वीकार्यता घटती बढ़ती रही। लेकिन एक चीज जरूर हुई कि प्रकारांतर में धीरे धीरे करके ये सेकंड ग्रेड पार्टी या दोयम दर्जे के राजनीतिक दल का जो धब्बा हमारे पर था, ये खत्म होना शुरू हुआ और लोगों ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के या इस बात के लिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में एक बड़ी फोर्स है, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। और इस रिकॉग्निशन का फायदा ये हुआ कि हमारा क्षेत्र विस्तार होता चला गया। गुरुजी के दौर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्षेत्र विस्तार को हेमंत सोरेन ने और आगे बढ़ाया। हेमंत बाबू के दौर में उन क्षेत्रों में हम लोगों ने पार्टी के आधार क्षेत्र को विस्तारित किया जहां पर कल हम बिल्कुल अछूत थे। हालिया निकाय चुनाव इस बात के सबसे सटीक उदाहरण है, जहां पर शहरी क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी, जो शहरी क्षेत्र का खुद को सबसे बड़ा राजनीतिक दल मानती है, उसको कड़ी चुनौती पेश की। और हमने ये दिखाया कि शहरी क्षेत्र में भी हमारा जनाधार है। पार्टी के ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया आज भी जारी है और मुझको लगता है आने वाले समय में भी और बेहतर बदलाव आएंगे।
जब आपने इसका जिक्र किया सर, तो एक वाकया याद आता है, वो 31 जनवरी जब, अच्छा, हेमंत बाबू। हाँ, हेमंत बाबू वाला सर, और उसके बाद मतलब कल्पना जी का आना और वो मंच जहाँ पे आप भी मौजूद थे सर। और हम अगर कल्पना सोरेन की राजनीतिक उसको देखें सर, भले ही वो राजनीतिक परिवेश में रहे, मतलब राजनीति उसमें रहे, लेकिन जब उन्होंने पहला कदम रखा राजनीति में, तो उनके पीछे आप थे सर। और उनके रणनीतिकार कह लें या फिर उनका वो पहला भाषण, कैसा महसूस हो रहा था सर जब हेमंत के अलावा मतलब वहां पे कल्पना ने वो पोजीशन संभाला था सर? विधानसभा का सत्र चल रहा था, हम्म, मेरे ख्याल से शायद वो 1 मार्च था। हम्म, साहब तो जेल में थे। हम्म, मुख्यमंत्री आवास से मैसेज आया कि मैडम मिलना चाहती हैं। हम्म, तो विधानसभा से हम गए, हम्म, मैडम आई, हम्म, बातचीत शुरू हुई। ठीक है, हम लोग 2006 में उनकी शादी हुई, हम्म, हम तो उनकी बारात भी गए थे, हम्म, तो सारी चीज़ें तो थी। हम्म, और एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर उनको हम जानते ही थे, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज़ में उनके बहुत दखल नहीं हुआ करते थे। हम्म, हम लोग जो रणनीतियाँ माने जो हम लोग हेमंत बाबू के साथ डिस्कशन करते थे, उसमें कभी कभी वो भी पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन एज सच कोई दखल नहीं था। हम्म, तो पहला सवाल उनका यही था कि कहाँ फंसा रहे हैं आप हम लोग को। हम्म, तो भाई नेता भी इस बात को समझ रहा था, मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की हैसियत से हम समझ रहे थे इस बात को कि नेतृत्वहीन संगठन के लिए सर्वाइवल बड़ा टफ हो जाता है। हम्म, और जब खास करके नेता जेल में है तो फिर संगठन को एकजुट रखने के लिए कोई एक धुरी, एक केंद्र होना चाहिए। हम्म, हमने उनको कन्विंस किया, वो लगातार इस बात से नाखुशी जाहिर कर रही थी। हम्म, उनका कहने का लबोलबाब यही था कि भाई मैं तो हेमंत सोरेन की पत्नी बन के ही खुश थी, हम्म, मैं तो अपना वो स्कूल चला के खुश थी, हम्म, हमको कहाँ राजनीति के दलदल में आप लोग घसीट लिए जा रहे हैं। हम्म, लेकिन अंततः नहीं चला, संगठन पार्टी का सवाल था, उनको आना ही पड़ा। हम्म, तो बातचीत के क्रम में उस लेडी ने अपने जीवन में कभी किसी पॉलिटिकल गैदरिंग को एड्रेस नहीं किया था। हम्म, तो बातचीत के क्रम में उस महिला ने एक बात हमको कही कि नहीं, हमको तो अंदर से बड़ा डर लग रहा है, सो आप हमको कार्यक्रम में ले जाने से पहले किसी देवी देवता के स्थान पर ले चलिएगा। फिर प्लान यही हुआ कि उनको सड़क मार्ग से लाया जाना है। ठीक है, उस समय चंपैदा थे, हेलीकॉप्टर से आ सकती थी, लेकिन हम लोग ये चाहते थे कि वो सड़क मार्ग से ही आए, और वो सड़क मार्ग से आए। रांची से चली, रामगढ़, हजारीबाग, बगोदर, डुमरी, गिरिडीह होते हुए पहुंची। तो गिरिडीह में, जिसको आप पारसनाथ के नाम से जानती हैं, संथाली समुदाय उसको मरांगबुरु के नाम से जानता है। मरांगबुरु सर। तो मरांगबुरु के फुटहिल्स में दिशोम जाहिर थान है, चूँकि सरना है, आस्था वही है। तो मेरे दिमाग में ये था कि जिस व्यक्ति को जिस धर्म के प्रति आस्था होती है, उसको वहीं से आत्मबल मिलता है। तो मैं उनको ले गया जाहिर थान में, वहाँ जाकर पूजा अर्चना कराई। पूजा अर्चना के बाद वो विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से भरपूर वहाँ से निकली। झंडा मैदान की उस सभा में जो हमारा स्थापना दिवस था 4 मार्च, उसमें वो गई और जाकर उनका पॉलिटिकल स्पीच शुरू हुआ। तो जाहिरा तौर पर हेमंत सोरेन की बहू हैं, गुरुजी के परिवार की महिला हैं, ये देखने के लिए महिलाओं में भी क्रेज था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं गम में थे, दुख में थे, इस गुस्से में थे कि उनके नेता के साथ अन्याय हुआ है। तो एक जोश भी था। 20-25 हजार की उस भीड़ को जब वो संबोधित करने के लिए उठी और वो जब गगनभेदी नारे लगे, तो उनको ये महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं, इतने सारे लोग हैं। और इस जनसमर्थन ने उनको ब्रेक कर दिया। भावना का ज्वार नहीं रोक पाई, फूट के रो पड़ी थी। हाँ, अब जब उनकी आवाज़ अचानक रुंधने लगी तो वो यहीं पर भाषण दे रही थी, उनके बगल में हम थे। तो हमें ये लगा कि टोन डाउन हो रहा है। तो हमने देखा तो हमको समझ में आ गया कि माने ये ब्रेक हो रही है। तो किसी भी संबोधन में हठात ब्रेक हो जाना अच्छा नहीं होता है। तो हमने कॉर्डलेस माइक मांगा पीछे लड़कों से,
उन्होंने दिया। और आंदोलन के दौर का जो नारा था, जिससे पहले हमने आपको दोहराया, ये हमारे दोनों नेताओं के लिए नारा लगा था। गुरुजी के लिए भी नारा लगा था, गुरुजी दुमका जेल में बंद थे, विनोद बाबू गिरिडीह की जेल में बंद थे। तो ये नारा हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश भरता था। दुमका में नारा लगा था, जेल का ताला टूटेगा, शिबू सोरेन छूटेगा। तो जैसे उनकी आवाज़ मध्यम होने लगी, हमने माइक संभाल कर नारा देना शुरू किया कि अरे जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। तो भीड़ बड़े गुस्से में भी थी, उत्तेजना में भी थी और दुख में भी थी। तो भीड़ ने बड़ी एकदम प्रतिध्वनि की और 25-30 सेकंड 40 सेकंड का वक्फा रहा होगा। 40 सेकंड में हमने नारा दिया, तब तक वो संयत हो गई। और संयत होने के बाद जब हमने देखा कि अब वो संयत हो चुकी हैं, तब फिर हमने अपने नारे को टोन डाउन किया और टोन डाउन करके फिर उनको वक्तव्य देने का मौका दिया, जिसमें अपनी बात उन्होंने कही और दिल से निकली हुई बातें थी। इसलिए वो इतने ज़्यादा वायरल हुई या इतने ज़्यादा लोगों को टच कर गई और बहुत ज़्यादा लोगों को कनेक्ट भी किया सर उन्होंने। मतलब एक बार में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि कल्पना सोरेन हैं। और मुझे लगता है कि एज ए महिला लीडर में जितना लोगों ने, मतलब झारखंड के लोगों ने कल्पना सोरेन को अपनाया, दूसरी कोई महिला नहीं। और चाहे हम उनके भाषण को देखें सर, एज ए मीडिया से होने के नाते, एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते, मैं अगर उनके भाषण को सुनती हूँ तो मुझे लगता है क्या बोलती हैं। मतलब हमारा ये निकलता फर्स्ट भाषण जब मैंने सुना, मतलब क्या बोलती हैं यार, मतलब कितनी समझ। एक एयरपोर्ट का किस्सा है दिल्ली का। दिल्ली के एयरपोर्ट में मैं जा रहा था, तो मेरी वेशभूषा बहुत सामान्य होती है और कहीं से ये मसला नहीं होता है कि वो मिनिस्टर वाली ठसक है या बाकी चीज़ें हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक इन में जब मैं गया, तो सामान्य तौर पर जैसे जाना था, जैसे आके खड़े हुए, तो सीआईएसएफ का जो बंदा था उसने गौर से हमको देखा और देखने के बाद हमको बोला जोहार सर। हमने भी पलट के जवाब दिया जोहार। बोला सर हम झारखंड से हैं। हम बोले चलिए बड़ी खुशी की बात, यहाँ सर ड्यूटी कर रहे हैं? बोला हाँ सर, हम आपको पहचान लिए सर, आप गिरिडीह विधायक हैं ना? बोले हाँ गिरिडीह विधायक हैं। कैसे पहचान लिए? बोला कल्पना मैडम के साथ आपको देखा है। माने मेरा रिकॉग्निशन भी उसने, चूंकि कल्पना सोरेन के वीडियोस में हमको बगल में खड़े देखा होगा या कुछ एक्ट करते देखा होगा, तो उस सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर रैंक का पदाधिकारी रहा होगा जो फ्रिस्किंग में रहता है। उसने बोला कि हमने आपको कल्पना मैडम के वीडियो में देखा, हम पहचान लिया, आप गिरिडीह विधायक हैं। सर ये है जैसे अगर अभी असम के चुनाव को देख लीजिए सर, आप मंच पे हैं, हर मंच पे, तो मतलब अगर कल्पना सोरेन के राजनीतिक सफर को देखें तो राजनीतिक गुरु के तौर पे आप दिखेंगे सर वहां पे, कि उनके पीछे आप थे। नहीं ऐसा क्योंकि सर जैसे हमने देखा कि उनके राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक परिवार में वो रही सर, लेकिन वो नहीं था। हुआ क्या था इसको समझना होगा। हुआ ये था कि चूंकि वो आती हैं उड़ीसा से, तो उड़ीसा की एसटी महिला को झारखंड के एसटी सीट पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता था। तो जाहिरा तौर पर उनको पॉलिटिकल एक्सपोजर देने के लिए किसी जनरल सीट की तलाश हो रही थी और वो जनरल सीट गांडे के तौर पर चुनी गई। अगर गांडे चुनी जाती तो हम भी इस्तीफा देते, लेकिन नेतृत्व ने तय किया कि उनको गांडे से लड़ना है। गांडे से जब लड़ने की बारी आई तो इतने लंबे एसोसिएशन के बाद ये चीजें तो स्वाभाविक तौर पर थी कि हेमंत बाबू ने उनको ये कहा कि वहाँ भरोसे के लोग अपने हैं, उनके साथ तुमको रहना है और वो जैसा गाइड करेंगे करना है। अब गिरिडीह से मुक्ति मोर्चा का अब सीनियर मोस्ट व्यक्ति मैं बचा हूँ। हमसे जो सीनियर लोग थे बेचारे वो लोग चले गए, तो अब हम सीनियर मोस्ट में हैं। तो जाहिरा तौर पर गिरिडीह की उनकी हर एक्टिविटी को हमने कन्वीन किया, कमांड किया। ऐसा कुछ नहीं था कि माने हम उनके मेंटर थे, ऐसा कुछ नहीं था कि हम चाणक्य की भूमिका में थे। हम गिरिडीह जिले के मुक्ति मोर्चा के सबसे अगुआ साथी कार्यकर्ता में थे, इसलिए जवाबदेही मिली जिसका हमने निर्वहन किया। अगर वो हजारीबाग से लड़ती तो हजारीबाग के पार्टी के लोग होते, अगर वो रांची से लड़ती तो रांची के लोग होते। हम गिरिडीह में थे और गिरिडीह उनके लड़ने का कारण बना, तो हम उस भूमिका में आपको नजर आए।
ये महत्वपूर्ण है। विश्वासी भी सर अभी भी जैसे देखिए हेमंत जी जब नहीं थे तो आपने ये नहीं समझा कि आप एक कार्यकर्ता, आपने उसको संभाला चाहे वो एज ए तौर। आज हेमंत जी भी अगर हम देखें पूरे सिनेरियो को तो एज ए दोस्त कह लें या एज ए नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर कह लें। उम्र में वो छोटे हैं हमसे, दोस्त सर नहीं तो है। ये कैसे होता है सर जब पार्टी मीटिंग होती है फिर तो वो नॉर्मल रहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपने गुस्से में कुछ बोला हो उनको या फिर कभी ऐसी नहीं, चीजें? वो इमीडिएट बॉस है ना हमारा, इसलिए कुछ बोलने का सवाल नहीं होता है। हाँ, सामान्य तौर पर वो मौका भी नहीं आने देते हैं। हम्म, हेमंत सोरेन के व्यवहार की एक सबसे बड़ी खासियत ये है हम्म, कि इतना पोलाइट आदमी पॉलिटिक्स में आपने नहीं देखा होगा। हम्म, वो बहुत पोलाइट है आदमी। हम्म, माने भारतीय जनता पार्टी के लोग हम्म, पिछले कार्यकाल तक इस बात का जिक्र करते थे हम्म, कि उनकी अपनी सरकार में वो रघुवर दास जी से नहीं मिल सकते थे, हम्म, लेकिन विपक्षी दल का होने के बाद भी भाजपा के नेता कार्यकर्ता हम्म, बड़े सहज भाव से हेमंत बाबू से मिलने का समय लेते थे और मिल लेते थे। हम्म, तो हेमंत सोरेन के साथ ये एक ठो प्लस है कि बड़ा मृदुभाषी, हम्म, बड़ा सरल स्वभाव का और बड़ा पोलाइट है। हम्म, तो असहमतियां नहीं बनती हैं या वो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती कभी वैसी। हम्म, लेकिन इस बात को तो कतई नहीं भूलना चाहिए कि भाई अब वो हमारे नेता हैं हम्म। तो उनका सम्मान तो नेता के तौर पर ही होगा। सर जैसे अगर हम इसी को देखें सर पार्टी कैबिनेट की मीटिंग हो या फिर सदन सर सदन में जब एक दूसरे पर कटाक्ष होता है तो मैं देखती हूँ जब आप किसी चीज पे जवाब दे रहे होते हैं सर तो बड़ा वो गंभीर मुझे लगता है कि सर का वो टोन हो सकता है या इन्होंने जवाब दिया तो वो बड़ा एक निकलता है, गुस्से में भी निकलता है लेकिन वो निकलता है माननीय सदस्य आप ऐसा वो मतलब ऐसे कैसे फील वो हो जाता है सर? नहीं, वो तो बाबूलाल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, जब भी मैंने उनको सदन में संबोधित किया है हम्म, आदरणीय बाबूलाल जी बोलकर हम्म, संबोधित किया है। हम्म, सदन की मर्यादा का अनुपालन किया जाना चाहिए, भावनाएं जो हों, हम्म, शब्दों में मर्यादा होनी चाहिए। हम्म, और हमने हमेशा प्रयास ये किया है हम्म, कि सदन में उसकी मर्यादा के अनुरूप आचरण किया जाए। हम्म, और मुझको लगता है कि सदन की स्थापित परंपराओं का अनुपालन करना ही श्रेयस्कर होता है। हम्म, भले अब रह गया सवाल, आप तार्किक ढंग से अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं तो सामने वाला हम्म, निरुत्तर भी होता है और हम्म, होता है। हम्म, सदन में तो मैंने देखा है कि मेरे प्रश्नों पर प्रतिवाद कम होते हैं मेरे हम्म, उत्तर पर, क्योंकि हम एक समग्र उत्तर देने की कोशिश करते हैं हम्म, और उस समग्र उत्तर के लिए हमको होमवर्क भी करना पड़ता है। हम्म। हम होमवर्क भी करके आते होमवर्क हैं। भी आपका बहुत बेहतर होता है सर, हर हम्म, पॉइंट टू पॉइंट पे कोई रोक मतलब कोई सवाल नहीं उठा सकता कि हाँ आपने हम्म, इसका जवाब क्यों नहीं दिया वो सर। सर आपने कहा कि आप अब सीनियर मोस्ट हो गए हैं हेमंत जी से भी, हम इसी पे एक सवाल है सर कि पार्टी अब जो है वो सेकेंड जनरेशन को आगे बढ़ा रही है और स्टीफन हेमलाल मुर्मू मथुरा महतो जैसे जो पार्टी नेता थे वो अब मेन स्ट्रीम में नहीं रह गए, तो नेतृत्व तैयार जो अभी हो रहा है कहीं ये फिर वो जो दूसरी पार्टी का लाइन लेंथ है जैसे बार बार भाजपा पे लगा रहता है कि वो अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है या उस तो क्या उसी लाइन लेंथ पे चल रही है जेएमएम या फिर क्या लगता है आपको सर? नहीं, देखिए, आज के दौर में परिवारवाद शब्द जो है ना, हम्म, ये भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को डिमीन करने के लिए हम्म, इजाद किया। हम्म, हालिया राजनीति की जरूरत क्या है, हम्म, आपको इसके ऊपर सवाल खड़ा करना होगा। हम्म, इस नजरिए से इन चीजों को देखना होगा। हम्म, हालिया राजनीति में एक शब्द आया है, उस शब्द को कहते हैं विनेबिलिटी, हम्म, जीतने की क्षमता। हम्म, जीतने की क्षमता जिस व्यक्ति में है हम्म, वह व्यक्ति पार्टी का स्वाभाविक प्रत्याशी बनता है। हम्म, अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए तो आप आपत्ति नहीं करते हैं, हम्म, बिजनेसमैन का बेटा अपने पिता के बिजनेस को संभालेगा तो आप आपत्ति नहीं करते हैं। हम्म, लेकिन किसी राजनीतिक घराने का कोई बच्चा हम्म, अगर राजनीति में आता है तो आपको लगता है ये परिवारवाद है, हम्म, नेपोटिज्म है। तो सवाल है कि ये नेपोटिज्म की परिभाषा क्या होगी। हम्म, अगर राजनीतिक दल विनेबिलिटी को छोड़ दें हम्म, तब तो नेपोटिज्म की बात आ जाए, तब तो किसी को ये कहा जाए कि डिस्क्वालीफाई करने के लिए ये कंडीशन लग जाए कि अगर आपके पिता राजनीति में थे तो आप आने की अर्हता नहीं रखते हैं, हम्म, तो ये उचित नहीं है। हम्म, और जिन लोगों ने ये परिवारवाद का या इन चीज़ों का जिक्र किया, हम्म, बहुतेरे उदाहरण उनके यहाँ भी हैं हम्म, कि उनके परिवार के बच्चे भी राजनीति में हैं और अच्छा कर रहे हैं। हम्म, करना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, राजनीति तो प्रतिभा का समागम है, प्रतिभा का के आधार पर ही चीज़ें तय होती हैं। लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि किसी के भी प्रतिभा को, किसी की भी कैपेबिलिटी को इसलिए डिमीन कर देना कि उसके पिता इसी पेशे में थे, ये अन्याय है।
इसी का तो खास उदाहरण है सर नीतीश कुमार के। अगर हम दशकों का वो राजनीतिक सफर देखें, वो नेपोटिज्म के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन लास्ट में उनको अपनी पार्टी या उसको बचाने के लिए उसी धारा पे जाना पड़ा सर, अपने बेटे को ही उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। नहीं, देखिए राजनीति में मनसा वाचा कर्मणा हम्म, ये बड़ा कठिन है। हम्म, ऐसा नहीं होता है हम्म, कि जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं और जो आप करते हैं ये तीनों चीज़ें एक जैसी हों, ये संभव नहीं है। हम्म, लेकिन चलिए फिर भी हम तो इसी बात को मानते हैं हम्म, कि समय की कसौटी सबसे महत्वपूर्ण है हम्म, और समय की कसौटी पर हर राजनीतिक दल के कदम कसे जाएंगे, हम्म, हर राजनीतिक दल की विचारधारा कसी जाएगी हम्म। और अंततः समय ही तय करेगा कि सरवाइव कौन करेगा। सर वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं, कुछ उससे सवाल हम लेना चाहेंगे कि गठबंधन को लेके बड़ी चीजें चल रही हैं, क्या सब कुछ ठीक है गठबंधन में? देखिए, दो चीज़ों को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। हम्म, मेरा ऐसा मानना है, ये हम्म, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। हम्म, मेरे व्यक्तिगत विचार ये कहते हैं कि कोई बहुत प्रत्यक्ष कारण नहीं दिखते हैं जिन कारणों से इस गठबंधन को तोड़ा जाए। हम्म, ठीक है, एक परिवार में 5 बर्तन होते हैं तो हम्म, वो आपस में आवाज़ करते हैं। हम्म, किसी मुद्दे पर कभी कांग्रेस का मतभेद आ जाता है, कभी हमारे संगठन की तरफ से भी कुछ बातें आ जाती हैं। हम्म, लेकिन इसकी ग्रेविटी वो नहीं है कि वो इस परिणति तक पहुँचे जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं। हम्म, मैं नहीं जानता कल क्या होने वाला, ये कोई नहीं जानता है। हम्म, तो आज के दौर तक तो मुझको लगता है कि ये चीज़ें सामान्य हैं। हम्म, अभी सामने में राज्यसभा के चुनाव हैं, हम्म, उसको लेकर मीडिया में कयास लग रहे हैं। हम्म, दोनों ही दलों का नेतृत्व तय करेगा कि चीज़ें क्या होनी है हम्म। और जो नेतृत्व के निर्णय होंगे उसका अनुपालन सारे लोगों को करना है। सर राज्यसभा का आपने जिक्र किया तो उससे ही पूछ लेते हैं कि बड़ी जोर से चर्चा है कल्पना जी के राज्यसभा जाने की, तो क्या वो अभी झारखंड की राजनीति में रहेंगे या वाकई में वो केंद्र शिफ्ट हो रही हैं? नहीं, हर कारण और कृत्य के पीछे कुछ तार्किक बातें होनी चाहिए। हम्म, मैंने भी सुना है, हम्म, मेरी कोई बात नहीं कल्पना मैडम से हुई है, ना कोई बात मेरी ऑनरेबल सीएम से हुई है। हम्म, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको इसके कोई रीजनिंग तो बता दे हम्म, कि क्यों जाए। हम्म, कोई लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए ना। हम्म, तो लॉजिकल रीजनिंग दिखती नहीं है। किसी के मन में आया कि कल्पना सोरेन राज्यसभा में अच्छी दिखेंगी इसलिए उनको भेज दो, इसका क्या मतलब? हम्म। तो मेरे समझ से ऐसा कुछ नहीं। सर गठबंधन जिसको लेके, तो वो जो सहयोगी हैं आपके, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें या राजद की, तो वो बड़े डरे सहमे हैं। उनके अंदर भी ये अंदर खाने चल रहा है कि जेएमएम जो है वो भाजपा के साथ जाने वाला है, तो पहले ही कुछ कर लो क्या? नहीं, अब किसी के मन में अगर कोई भावना चल रही है तो उसका निराकरण कर पाना तो असंभव है। लेकिन मुझको, मैंने तो यही कहा कि आज तक एज डेट ऑन नाउ अभी तक तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। अब आगे का कोई चुनाव को लेके ही सर, क्योंकि जिस तरह से बिहार में राजद ने जो किया जेएमएम को सीटें ना देना, उस समय आपका भी गुस्सा फूट पड़ा था। आपने भी कहा था। और दूसरा असम में 6-7 सीटें देकर इस तरह से करना, तो वहां पे भी चुनाव लड़ना, फिर हेमंत जी का दीदी के पक्ष में प्रचार करना, तो इसको लेके सिनेरियो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, हर राज्य के चुनाव में दल की अपनी पोजीशनिंग अलग अलग होती है। बिहार हमारा पड़ोसी राज्य था, हमें लगता था कि वहां पर हमें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। असम में टी ट्राइब के नाम पर लगभग 80 लाख झारखंडी मूल के लोग हैं। पार्टी को ये लगता था कि वहां पर अगर हम देश में आदिवासियों की सबसे मुखर और मजबूत आवाज हैं तो असम में हमें मौका मिलना चाहिए था। वेस्ट बंगाल की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं दीदी के साथ जो संबंध रहे हैं हेमंत बाबू के, तो उस संबंधों के चलते राजनीतिक महत्व को दरकिनार किया गया। तो मेरा ये कहना है कि बिहार के मसले, आसाम के मसले, बंगाल के मसले झारखंड की राजनीति को प्रभावित करेंगे। अगर ऐसा होता तो आरजेडी के डिनायल मोड के बाद आरजेडी की सरकार में भागीदारी पर निश्चित रूप से विचार हो गया होता। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, जैसा था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। तो मुझको लगता है कि अब धारणाएं बनाने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, उसकी बात पर जाना उचित नहीं होगा। जो चल रहा है वो सामने दिखने का चीज है। सर अगर हम आपके डिपार्टमेंट की बात करें, शहरी विकास मंत्री के हैं आप, और इस तौर पे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या कुछ है सर? शहरी विकास मंत्रालय बहुत कठिन है हम्म, और बड़ी जड़ता भरी स्थिति में इस विभाग में हमने
प्रयास शुरू किए, हम्म, कुछ आमूल चूल परिवर्तन हम लोगों ने किया। हम्म, 7 लाख घर अनियमित थे, हम्म, उनके नियमितीकरण का प्रस्ताव दिया हम लोगों ने और बड़े रीजनेबल तरीके से दिया। हम्म, मुझको लगता है कि जनता इनको हाथों हाथ लेगी। हम्म, साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा हम्म, कि उन 7 लाख शहरी आवास में रहने वाले जिन लोगों ने हम्म, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कभी अपना नहीं समझा, हम्म, उस पार्टी ने उनके लिए बेहतर काम किया। हम्म, फ्लोर एरिया रेशियो, हम्म, एफएआर का बढ़ोतरी करके शहर की सड़कों को बेहतर करने की दिशा में हम लोगों ने कुछ काम किए। हम्म, होल्डिंग टैक्स के नियमितीकरण की दिशा में हम लोगों ने काम किया। हम्म, ड्रोन लाइडार का सर्वे चल रहा है। हम्म, और मेरे विभागों की अगर बात करेंगे तो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में हम्म, एक स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट हम लोग अम्ब्रेला एक्ट लेकर आए, हम्म, जो 28 अप्रैल को नोटिफाई हुआ है। हम्म, इसके बड़े दूरगामी असर आपको दिखेंगे आने वाले 3-4 वर्षों के दरमियान। हम्म, हायर एजुकेशन में आपको गुणवत्तापूर्ण बदलाव दिखेंगे। हम्म, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनाया, हम्म, जो डेडिकेटेड होगा यूनिवर्सिटी के जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के सिलेक्शन के लिए। हम्म, ट्राइब्यूनल बनाया, हम्म, बच्चों के जो स्टेक होल्डर हैं उनके लिए जो चीज़ें बेहतर हो सकती थी की। हम्म, तो कहने का मतलब है मैंने अपने विभाग में प्रयास इस बात का किया कि हम्म, जिन कदमों से हम्म, जनता की बड़ी मूलभूत समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल की जा सकती है, हम्म। वो महत्वपूर्ण हो और उस पर हम काम कर सर, पाएं। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में झारखंड पीछे रह गया, उसका बड़ा कारण क्या रहा? स्मार्ट सिटी के रैंकिंग में झारखंड कितना पीछे रह गया ये आंकड़ा तो हमने नहीं देखा है, हम्म, लेकिन देश के 100 स्मार्ट सिटीज में हम्म, सबसे पहले पूर्ण करने वाला हम्म, झारखंड एक है। हम्म, ये तो मुझको जरूर याद है। हाँ सर। अब रह गया सवाल टेक्निकल, कुछ कुछ इश्यूज थे, हाँ, जैसे रसीद उसीद नहीं कट रही थी, म्यूटेशन नहीं हो रहा था, उसके चलते कुछ परेशानियां चल रही थी जिनको हम लोगों ने दूर कर दिया हम्म। और लगता है कि वो स्मार्ट सिटी आगे और बेहतर करेगा। सर, पर्यटन के क्षेत्र में और क्या कुछ हो रहा है? झारखंड इतना खूबसूरत प्रदेश है, कई क्षेत्रों में आपने काम भी किया है और कई ऐसी योजनाएं हैं जो आने वाली हैं जिसको लेके आप डेवलपमेंट करने वाले हैं। देखिए, इसमें भी बुनियादी बदलावों की जरूरत थी। हम्म, 4 कमरे, 6 कमरे और 10 कमरे, 20 कमरे बना देने से पर्यटकीय सुविधाओं का विकास नहीं हो जाता है। बुनियादी बात ये थी कि झारखंड के जो पर्यटक स्थल हैं हम्म, उसमें 70% से ज़्यादा वन भूमि में, हम्म, और आज तक अगर विकास नहीं हो पाया तो वो इसलिए नहीं हो पाया कि चूंकि वन भूमि में अवस्थित हम्म, किसी भी पर्यटक स्थल के विकास में बहुत परेशानी थी। हम्म, हम लोगों ने 2015 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को आधार बनाते हुए, हम्म, जो 2016 में एक अथॉरिटी बनी थी जो डिफंक्ट थी, झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी, हम्म, उसको हम लोगों ने जीवित किया, उसको बेहतर किया हम्म। और अब उसके माध्यम से वन क्षेत्रों में हम लोग पर्यटकीय सुविधाओं के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं और जल्दी ही आपको बहुत सारी नई सारंडा चीजें को लेके भी महिंद्रा जी ने, आनंद महिंद्रा ने वो किया था सर, तो वहां का विजन भी है कुछ सारंडा को लेकर सर? सारंडा में 1 साल पहले दिल्ली गया था हम्म, सिटी ऑफ इंडिया के हम्म, चेयरमैन से मिलने के लिए, और जाकर हमने उनसे डिमांड की थी कि 1 एकड़ भूमि भी वो अगर अपनी टाउनशिप या कॉलोनी में दे देंगे तो वहाँ पर हम हम्म, टूरिज्म के लिए कुछ कमरे उमरे बनाएंगे। हम्म, साल भर में वो चीज़ें नहीं हो पाई। हम्म, आखिरी में हम लोगों ने जेटा के थ्रू हम्म, वहाँ पर 6 एकड़ का एक प्लॉट आइडेंटिफाई किया है, हम्म, पहाड़ी के ऊपर है, बड़ा खूबसूरत है। हम्म, वहाँ जेटा के थ्रू हम लोग उसको रिसोर्ट डेवलप करेंगे हम्म, और मेरा टारगेट तो है कि 15 नवंबर से पहले कर पाएँ। हम्म। अब देखिए आगे। सर, एज ए मिनिस्टर जितना फंड अलॉट है आपके विभाग के लिए, आपको लगता है वो पर्याप्त है और होना चाहिए? देखिए, हायर में तो मोटे तौर पर मुझको लगता है कि जितना फंड हम लोगों को मिलता है वो सफिशिएंट है। हम्म, अर्बन की बात करें तो अर्बन में जो ग्रांट हम हम्म, नागरिक सुविधा और शहरी परिवहन के तहत अपनी यूएलबीज को देते हैं, हम्म, वो मेरे नज़र में काफ़ी कम है। हम्म, हमें 200 करोड़ रुपया साल का मिलता है, हम्म, और अगर अर्बन पॉपुलेशन पर हम उसको देखते हैं हम्म, तो बड़ा छोटा अमाउंट है, उसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। हम्म, और टूरिज़्म में तो बड़ी संभावनाएं हैं, इसलिए टूरिज़्म का बजट, हम्म, ऑनरेबल सीएम भी इस बात के लिए बड़े कीन हैं और इस बात के लिए बड़ा वो कंसर्न रहते हैं। हम्म, तो मुझको लगता है कि जब सप्लीमेंट में जाने की ज़रूरत आएगी, मांगने की ज़रूरत आएगी, तो निश्चित रूप से बढ़ के मिलेगा। सर, अब कुछ कॉमन सवाल ले लेते हैं।
सबसे पहले तो यही सर कि अगर सुदिव्य सोनू को हम देखें तो सुदिव्य सोनू अगर राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते? वो कौन सा पड़ाव होता जिसको वो पाना चाहते? मेरी मुझको ज्ञात पिछली सारी पीढ़ियों ने नौकरी की है। हम्म। हम भी कहीं नौकरी कर रहे होते और नौकरी करके अब वर्ज ऑफ रिटायरमेंट होते। सर तो मतलब किस क्षेत्र में जाने की इच्छा थी? मतलब क्या लगता था कि कौन से सेक्टर में? नौकरी में तो कोई क्षेत्र का सिलेक्शन नहीं होता है। सरकारी नौकरी करते? हाँ, बट नेचुरल। हम्म। पिताजी भी नौकर, सरकारी नौकर थे, दादाजी भी सरकारी नौकर थे, हम्म। तो हम भी उसी रास्ते चल पड़े होते। हम्म। कुछ डिफरेंट कभी करने का मन होता है कि कुछ किताबें लिख लिए, कुछ ऐसा कर लिए जो दिल के नहीं, करीब हो? लिखने उखने का तो नहीं मन किया, लेकिन पढ़ने का शौक जरूर था और पढ़े भी बहुत पढ़े। हम्म। अब तो समय नहीं मिलता है, लेकिन आपको बताएं कि हिंदी में मेरी रीडिंग स्पीड लगभग 350 शब्द प्रति मिनट रही है। बाप रे। ये मैंने तो काफी लगा है। अभी भी जैसे हम अपने पॉलिटिकल करियर में किसी आवेदन को देखते हैं तो हम ऐसे करके उंगली रख के पढ़ते हैं तो लोग समझता है कि मूर्ख बना रहा है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम वास्तव में पढ़ते हैं, क्योंकि हम खाली उसमें होता क्या है ना कि पढ़ाई का सबसे खासियत क्या है ना कि आप अपने दिमाग का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। जो हम बोलते हैं कि मेरी पढ़ने की गति बहुत तेज है या आवेदनों को हम ऐसे करके उंगली रख के पढ़ लेते हैं और लोग ये समझते हैं कि पढ़ नहीं रहा है, खाली दिखा रहा है। होता क्या है कि आपका दिमाग किसी पंक्ति के पहले शब्द, मध्य के शब्द और अंत के शब्द को जैसे ही पढ़ता है वो उसको विजुलाइज कर लेता है कि इस लाइन में क्या लिखा हुआ है। और यही मेरे साथ होता है, क्योंकि हमने इतना पढ़ा कि वाक्य का शुरुआत का शब्द, मध्य का एक शब्द और अंतिम का एक शब्द, ये 3 शब्द पढ़ने के बाद हमको पूरा वाक्य समझ में आ जाता है। ये तो आपके पास शब्दों की भरमार है सर। तो कभी कविता वगैरह लिखने का कभी वैसा रहा कि नहीं इसको कुछ कविता बना दे? नहीं सर, खाली टाइम में मतलब कभी ऐसा लगा कि अब थोड़ा बोर हो गए हैं, खाली टाइम में कुछ करना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसा है सर? है। कहाँ जाते हैं सर? कहाँ जाना पसंद है आपको? मैंने आधा से ज्यादा टाइगर रिजर्व तो हम घूम चुके हैं। हाँ। खास करके जंगल में जाना ज्यादा अच्छा लगता है। झारखंडी या झारखंड के बाहर? कहीं भी, कहीं पे भी? कहीं भी। फोटोग्राफी का शौक है। आप खुद करते हैं? मेरे पास जो कैमरा गियर है ये लोग देखा नहीं होगा। किसी दिन दिखाइए सर कैमरा। अभिषेक जी आप देखिए जरूर, सर से सीखिए। R3 400 2.8। सर अब अभी तक का बेस्ट फोटोग्राफी कौन सा रहा सर जो आपको बहुत दिल के करीब? तडोबा में हमको मिल टाइगर मिल गया था, शंभू। लगभग 35 मिनट मेरे साथ रहा। हमने 2000 से ज्यादा फोटोज खींचे। वो सारे फोटोज हैं अभी आपके पास पड़े? कमाल की बात है। मतलब कहते हैं ना कि मिनिस्टर सुदिव्य कुमार सोनू को लोग इतना स्ट्रिक्ट समझते होंगे जब देखते होंगे भाषण देते हैं कुछ भी, लेकिन ये भी है जो सॉफ्ट कॉर्नर है। नहीं, फोटोग्राफी का शौक शुरू से रहा। सर दिल के करीब कौन है, मतलब परिवार में या फिर कभी खाली समय में कौन है परिवार में सबसे ज्यादा? झगड़ा लगाने वाली मेरी दो बेटियां हैं। किसी एक के बारे में बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। परिवार हमेशा दिल के करीब ही होता है और जीवन में ईमानदारी का सबसे बुनियादी परख परिवार में होता है। आपको अपने परिवार के प्रति ईमानदार होना होता है। अगर आप ईमानदार हैं तो परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो मेरा ये मानना है, आप परिवार की जरूरतों के प्रति ईमानदार रहिए, बाकी चीजें अपने आप हो जाती हैं। जब ये राजनीति से या फिर जब ये सदन चल रहा होता है, कभी कभी लंबा चल रहा होता है जैसे भी बजट सत्र, तो कभी वक्त मिलता है तो सबसे पहले घर जाते हैं या फिर कहीं और टाइम? घर जाते हैं। परिवार को मेरा घर का जो मेरा बिस्तर है आज भी उस पर सबसे अच्छी नींद हमको आती है। मतलब सुकून आपका वहीं घर वाला बिस्तर है। बिल्कुल सर। अब रैपिड फायर राउंड है, अब इसमें हम चाहेंगे अब जल्दी करना। हाँ सर, रैपिड फायर इसीलिए ले रहे हैं सर। अगर हम सुदिव्य कुमार सोनू को एक शब्द में जानना चाहें तो क्या है सर? एक ईमानदार आदमी जो यह मानता है कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच जाने का सबसे अच्छा रास्ता सीधा है।
उसी में जल्दी पहुंचेंगे। मैं उदाहरण के साथ बता सकता हूँ। यहाँ से चल के यहाँ आना है, कोई जिगजैग आपको वहां पर देरी से पहुंचाएगा, स्ट्रेट चलना सबसे पहले पहुंचाएगा। सर, और जो लोग मानते हैं कि सुदेवी सोनू बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वाकई में ऐसा है? हाँ, अपने उसूलों पर, अपने मान्यताओं पर हम बहुत कायम रहने वाले लोग हैं। और किसी के प्रति धारणा हम स्वयं बनाते हैं। मेरी धारणाएं कान से सुनकर नहीं तय होती हैं। इतने अनुभव हो गए कि उन अनुभवों के आधार पर धारणा हम बनाते हैं, और जो धारणा बनाते हैं उसको बदलते नहीं। जेएमएम की पहचान अगर एक शब्द में कहनी हो तो? वह संगठन जिसने झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को आवाज दी। आपने राजनीतिक सफर जो किया, गुरुजी, हालांकि गुरुजी तो उनके बारे में शब्द नहीं है, उनको परिभाषित करने में एक किताब कम पड़ जाए। लेकिन सर, अगर आपके अभी के वक्त को देखें जिसमें आपने बहुत बेहतर समझा, 2 शासक, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, 2 अलग अलग मुख्यमंत्री, दोनों को लेकर अगर कहें तो किसकी राजनीतिक शैली ज्यादा प्रभावी रही? किसको, हेमंत सोरेन को किस नजरिए से देखते हैं और रघुवर दास को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, रघुवर दास के साथ मुझको काम करने का बहुत मौका नहीं मिला। देखा सर किस तरह से? रघुवर दास को अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो तो किस तरह से, क्या कहेंगे सर? आश्चर्यजनक रहेगा। हम उस आदमी से बहुत इंटीमेट कभी मिले नहीं। 2006 रहा होगा या 7 रहा होगा, जब रघुवर दास उप मुख्यमंत्री थे गुरुजी के शासनकाल में। उस समय कभी उनसे मिलना हुआ होगा, उनको याद भी नहीं होगा। हम सामान्य कार्यकर्ता होते थे। रघुवर दास के बारे में मेरे मन में बस एक ही भाव है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था, प्रशासक अच्छा था। उसके दौर में ब्यूरोक्रेसी को हमने बड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रेट चलते हुए देखा। हेमंत बाबू के साथ क्या है कि इस व्यक्ति का चरित्र इतना मृदुभाषी, इतना पोलाइट, इतना सॉफ्ट है कि जनता के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक एंगल में लगता है हमको कभी कभी कि हेमंत बाबू को थोड़ा सा कठोर होना चाहिए था। ऐसा हमको लगता है, ज़्यादा बेहतर वो जानते हैं। हेमंत सोरेन के बारे में तो आपने बता ही दिया सर कि वो थोड़ा होना चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन को अगर हम एक शब्द में देखें तो क्या कहेंगे? संवेदनशील व्यक्ति। संवेदनशील व्यक्ति। ज्यादा कठिन क्या है सर, सत्ता या संघर्ष? संघर्ष के रास्ते सत्ता हासिल करना सर्वाधिक कठिन है। संघर्ष जिसका कोई मुकाम ना हो वो कठिन नहीं होता। सत्ता अनायास मिल जाए वो कठिन नहीं होती है। लेकिन मुक्ति मोर्चा ने संघर्षों के बूते सत्ता हासिल की, ये कठिन था, और ये हम लोगों ने देखा है। आपके संघर्ष का, आपने जो संघर्ष किया उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन रहा? आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर कौन रहा जिसने इस पूरे संघर्ष में आपका साथ दिया? माने पारिवारिक कह रही हैं या राजनीतिक? कोई भी सर, पारिवारिक या राजनीतिक, जिसने एक स्तंभ की तरह आपको सपोर्ट किया। पारिवारिक ही बता दीजिए सर। परिवार में तो जहरा तौर पर पत्नी ही रही। कभी उसने प्रश्न नहीं खड़े किए, कभी मेरे आने और जाने के समय पर सवाल नहीं खड़ा किया, तो हम यही मानेंगे वो रही। और राजनीतिक तौर पर तो मुझको जो भी बनाया वो देशम गुरु ने बनाया। जिले के संगठन के अगुआ साथी सालखन सोरेन थे, धनेश्वर मंडल थे, इन लोगों ने कार्यकर्ता बनाया, नेता गुरुजी ने बनाया। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है सर? बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका प्रचार है और किसी इशू को एम्पलीफाई करने की क्षमता है। वो किसी इशू को एम्पलीफाई कर सकते हैं, और उनकी किसी भी इशू को एम्पलीफाई करने की क्षमता जनमानस के ऊपर प्रभाव डालती है। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी? कांग्रेस को महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलकर राहुल गांधी जो बनाना चाहते थे, कांग्रेस वो तो अभी तक नहीं बन पाई। और राहुल गांधी जी के इस प्रयास के चलते कांग्रेस के नखदंत खत्म हो गए, इसलिए कांग्रेस आज निर्जीव दिख रही है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट ये मानता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का अच्छा समय आएगा। क्या जेएमएम अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? कभी भी
राजनीतिक संभावनाओं से, राजनीतिक चुनौतियों से जेएमएम कभी पीछे नहीं हुआ है। हम तो यह कहते हैं कि सत्ता के समानांतर संगठन खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों को जेएमएम के संघर्ष के इतिहास को देख लेना चाहिए। हम लोगों ने संघर्ष करके सत्ता हासिल की है। और रह गया सवाल अकेले चुनाव लड़ने का, तो संभावनाओं पर कभी चिंता नहीं, गुरुजी कभी नहीं चिंता की। उनका यह मानना था कि ठीक है 18 सीट नहीं आएगा, 14 सीट आएगा। फुटप्रिंट जेएमएम का जेएमएम से खत्म नहीं हो सकता है। हमारी जो उपयोगिता है वो झारखंड से समाप्त करना असंभव नहीं, तो हम तो रहेंगे। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी या सिस्टम? लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स। मेरा यह मानना है कि लैंड रिकॉर्ड्स के चलते ही झारखंड में बहुत सारी समस्याओं का जन्म होता है जिनका समाधान नहीं होता, और बड़े कोशिश हमने की है, लेकिन इतनी दुरूह प्रक्रिया है कि मेरे जैसा आदमी भी थोड़ा सा इस बात के लिए पिछड़ गया, नहीं कर पाया। आपका सबसे बड़ा राजनीतिक गुरु? बट इज नेचुरल गुरुजी। गुरुजी। उसके इतर कहीं देखा ही नहीं, किसी के साथ रहे ही नहीं, और उस आदमी की छाया में वास्तव में कभी दूसरी तरफ देखने की इच्छा ही नहीं हुई। वो नेता नहीं था, वो गार्जियन था, और परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के जैसा वो छां रखता था, और संबंध व्यक्ति से नहीं बनाता था, परिवार से बनाता था। मेरी बड़ी बेटी और दुर्गा की छोटी बेटी की उम्र एक है। वो जब घर पे जाया करते थे तो मेरी बेटी की उम्र 3 साल थी। वो उसको गोदी में बैठाकर प्यार करते थे, और 3 साल की वो बेटी तोतली आवाज में अखबार में गुरुजी की फोटो, छपी हुई फोटो लाके हमको दिखाती थी कि पापा गुरुजी गुरुजी। तो वो रिश्ते परिवार से बनाता था, इसलिए वो रिश्ते इतने मजबूत होते थे। एक फैसला सर जिसको आप बदलना चाहेंगे? किस दृष्टिकोण का फैसला? किसी भी, जो आपको लगता है कि मैंने ये फैसला लिया वो गलत था, या कुछ किसी भी फील्ड से कोई ऐसा फैसला जो आपको लगता है कि बदल देंगे, चाहे कोई भी चीज हो। जैसे कोई बोलता है कि घर बना लिए, वो फैसला गलत था। नहीं, वो फैसले तो जीवन में बहुत कम उत्तरोत्तर प्रभावों के दरमियान बदले जा सकते हैं। बड़े फैसले तो राजनीतिक होते हैं। राजनीतिक फैसलों में बहुतेरी बातें पिंच भी करती हैं, लेकिन उन बातों का जिक्र करना भी उचित नहीं रहेगा। कमोबेश हमको यही लगता है कि वैसा हर कदम जो एक आंदोलनकारी के तौर पर हम लोगों ने अलग राज्य का जो सपना देखा था, जो नहीं पूरा हुआ, उसमें बाधक है, उसको हम बदलना चाहेंगे। क्या राजनीति में दोस्ती संभव है? दोस्ती किस सेंस में? किसी भी सेंस में सर। दोस्ती, एक कहते हैं ना कि जैसे अब आप ही मंत्री हैं, कोई दूसरा मंत्री, तो उसको आप दोस्त मान सकते हैं या फिर एक प्रतिद्वंदी के तौर पे देख सकते हैं? नहीं, विरोधी विचारधारा वाले लोगों के साथ भी बड़े बदसरवत संबंध हैं हमारे। अपनी बात अगर हम करें तो सदन में भी आपने देखा होगा कि लीजर में हम भारतीय जनता पार्टी के बेंच पे जाके उनके भी नेताओं से मिलते हैं, तो ये मसला नहीं बहुत गंभीर होता है। रह गया बात प्रतिद्वंदिता का, तो प्रतिद्वंदिता तो आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं वहां जो आपका प्रतिद्वंदी वो है, बाकी तो कहीं नहीं। हमारे जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, हम गिरिडीह से लड़ते हैं, गिरिडीह में जो प्रतिद्वंदी वो प्रतिद्वंदी हैं, बाकी तो हमारे कोई प्रतिद्वंदी। भाजपा के नागेंद्र महतो हैं, हमारे पुराने साथी रहे हैं, हम उनको नागेंद्र दा बोलते हैं, वो हमको सोनू दा बोलते हैं। जयराम डुमरी से हालिया जीत कर आए हैं, कम उम्र के हैं, तो वो भी हमको दा बोलते हैं, हम जयराम बाबू बोलते हैं। आप जमुआ की बात करें, भाजपा से मंजू जीत के आई हैं, छोटी बहन जैसी है, वो हम उसको मंजू बोलते हैं, वो हमको भैया बोलती है। बाबूलाल जी वहीं से हैं, बाबूलाल जी को भी जब जरूरत पड़ती है वो हमसे बात करते हैं, और हमको भी जरूरत पड़ती है तो हम उनसे बात करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। हाँ, पर्टिकुलर सीट जहां आप लड़ते हैं, जहां आपके जीवन मरण का प्रश्न है, वहां पर भी प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि चीज़ें चुनाव तक ही रहनी चाहिए, चुनाव के बाद नहीं। विपक्ष में सबसे मजबूत नेता किसको मानते हैं? फिर मजबूती के क्या तात्पर्य? अगर आप तार्किक बातों की बात करेंगी तो सरयू राय साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनके पास जानकारियों का पूरा जखीरा होता है। उनके सवालों का उत्तर देने के लिए हमारे जैसे लोगों को भी होमवर्क करना पड़ता है, हम भी होमवर्क करते हैं। तार्किक दृष्टिकोण से बोलिएगा तो सरयू राय हैं।
इसके बाद अगर भाजपा के बैटरी में आप इस अभी के विधानसभा के लोगों की बात आप कीजिएगा, नवीन जायसवाल वो अच्छा बोलते हैं और तथ्यपूर्ण तर्कपूर्ण बातें रखते हैं। तो ये आपने देखा सुदिव्य कुमार सोनू ने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। आप जिस तरह से सुदिव्य सोनू को देखते हैं और उनको समझने के लिए आप ये पूरा पॉडकास्ट देखिए कि किस तरह से इन्होंने राजनीतिक से लेकर पारिवारिक और गुरु जी से जुड़े तमाम लम्हों को हमारे साथ साझा किया। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए और इतनी सारी कहानियां और इतने सारे किस्से हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।